आज हम देखेंगे मूल्य प्रभाव के ऊपर आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और मूल्य प्रभाव में आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव, प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किस तरह से कार्य करता है। तो इस टॉपिक में हमें यही समझना है कि मूल्य प्रभाव जो उत्पन्न होता है, प्राइस इफेक्ट, इसको हम पीई से दिखाते हैं। प्राइस इफेक्ट जो उत्पन्न होता है वो इसमें किस प्रकार से इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बिल्कुल नया है। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट किस प्रकार से किसे कहते हैं, प्राइस इफेक्ट किसे कहते हैं और इनकम इफेक्ट किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जोड़ होता है और ये किस तरह से कार्य करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से हम यहाँ पे समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और इसमें हम गिफन वस्तु क्या होती है, सामान्य वस्तु क्या होती है और आय प्रभाव पॉजिटिव ऋणात्मक, ये आय प्रभाव पॉजिटिव एंड निगेटिव इफेक्ट कैसे उत्पन्न करता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे हम आगे अभी देखेंगे। और लॉ ऑफ डिमांड, एक्टिवनेस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम की क्रियाशीलता, सक्रियता किस तरह से होती है, ये भी हम इसमें देखने वाले हैं। मूल्य प्रभाव आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव का जोड़ है, ठीक है, क्योंकि मूल्य प्रभाव दो कारणों से उत्पन्न हो सकता है, एक तो आय प्रभाव तथा दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव। यही दो प्रभाव मिलकर के मूल्य प्रभाव को तय करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आय प्रभाव को थोड़ा डीपली समझ लेते हैं। आय प्रभाव के संबंध में हमने पिछले वीडियो में भी बनाया था आय प्रभाव मौत के संबंध में, कि मौद्रिक आय प्रभाव और वास्तविक आय प्रभाव। मौद्रिक आय प्रभाव जब उपभोक्ता के मुद्रा मौद्रिक रूप में आय बढ़ जाए, जब उसकी आय 10,000 से 20,000 हो जाए, तो उसे हम कहते हैं मौद्रिक आय प्रभाव, और उसके कारण जो उसकी मांग बढ़ती है, फिर उपभोग बढ़ाता है, तो वो आय प्रभाव होता है, मौद्रिक आय प्रभाव। लेकिन एक और आय प्रभाव होता है जिसमें मूल्य में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। जैसे मूल्य में कमी होती है तो फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाएगी, आय में वृद्धि हो जाएगी, और वास्तविक आय में वृद्धि का वस्तु के उपभोग पर जो प्रभाव पड़ेगा उसे हम मूल्यजन्य आय प्रभाव कहेंगे, ठीक है। तो आय प्रभाव, यहाँ वास्तविक आय प्रभाव की बात होगी जो हम अभी आगे करने वाले हैं। वो वास्तविक आय प्रभाव यानी कि वास्तविक आय में परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रभाव, अर्थात कि मूल्य में परिवर्तन के कारण जो उपभोक्ता की आय बदल जाती है, मूल्य में कमी होगी तो उसकी वास्तविक आय बदल जाएगी, यानी कि वो पहले से ज्यादा खरीद लेगा, ठीक है। तो उसके प्रभाव के संबंध में हम बात करेंगे। तो मूल्य में कमी के परिणाम स्वरूप उसके आय की वृद्धि हो जाती है और उसके कारण वस्तु उपभोग पर पड़ने वाले प्रभाव को, उस प्रभाव से अलग करने के लिए जो मौद्रिक आय की वृद्धि के कारण उपभोग पर पड़ेगा, हम मूल्य से उत्पन्न प्रभाव को मूल्यजन्य आय प्रभाव या आय प्रभाव कहते हैं। तो मौद्रिक आय की वृद्धि के कारण उपभोग पर पड़ने वाले प्रभाव को मौद्रिक आयजन प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो ये हम दोनों अलग अलग देखेंगे और यहाँ पे हम आय प्रभाव, मूल्यजन आय प्रभाव की बात करेंगे, यानी कि वास्तविक आय प्रभाव की बात करेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, धनात्मक आय प्रभाव और ऋणात्मक आय प्रभाव। हम धनात्मक आय प्रभाव को पॉजिटिव इनकम इफेक्ट लिख सकते हैं और ऋणात्मक आय प्रभाव को निगेटिव इनकम इफेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आय प्रभाव दो तरह का हो सकता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक आय प्रभाव। आय प्रभाव ऋणात्मक उस समय होगा जब मूल्य में कमी के कारण वास्तविक आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग बढ़ जाए। तो ऋणात्मक आय प्रभाव यानी कि निगेटिव इनकम इफेक्ट उस समय होगा, निगेटिव इनकम इफेक्ट उस समय होगा जब मूल्य में कमी के कारण वास्तविक आय, रियल इनकम में वृद्धि हो जाए और परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग बढ़ जाए। सामान्यतः ऐसा ही होता है कि रियल इनकम में वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की मांग अवश्य ही बढ़ेगी। तो ये प्रभाव जो होगा वो ऋणात्मक प्रभाव होगा, ठीक है, निगेटिव इनकम इफेक्ट होगा।
ऋणात्मक। और इसके उल्टा यदि मूल्य की कमी के कारण वास्तविक आय में वृद्धि हुई और मांग में वृद्धि न होकर के बल्कि कमी हो गई, तो यह धनात्मक आय प्रभाव होगा। ठीक है, धनात्मक पॉजिटिव इनकम इफेक्ट कब होगा? जब प्राइस में कमी हुई, रियल इनकम बढ़ गया, लेकिन जो डिमांड फॉर गुड्स है वो कम हो गया, बढ़ने के बजाय कम हो गया, जो कि सामान्यतः नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ वस्तुओं के संबंध में मांग घट जाती है वास्तविक आय बढ़ने के कारण। यहाँ पे हम इनकम इफेक्ट उसी को कह रहे हैं। तो ऐसी वस्तुएं भी होती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनके संबंध में आय प्रभाव ऋणात्मक हो, उन वस्तुओं को हम सामान्य वस्तुएं कहेंगे। यानी कि आय में वृद्धि हुई, वास्तविक आय में वृद्धि हुई और वस्तु की मांग में वृद्धि हुई, यानी कि उपभोक्ता ने उपभोग बढ़ा दिया, तो ऐसी सामान्य वस्तुएं होती हैं, इनको अच्छी वस्तुएं मानी जाती हैं। और ऐसी वस्तुएं जिनके संबंध में आय प्रभाव पॉजिटिव है, धनात्मक है, अर्थात आय बढ़ने के कारण मांग में भी वृद्धि मांग में वृद्धि न होकर कमी हो जाए, उस वस्तु की मांग में कमी हो जाए, तो ऐसी वस्तुएं निकृष्ट वस्तुएं होंगी। और तीसरी अवस्था एक ऐसी होती है कि आय प्रभाव की धनात्मकता इतनी ज्यादा हो कि वह प्रतिस्थापन प्रभाव की ऋणात्मकता को न केवल समाप्त कर दे बल्कि मूल्य प्रभाव को भी धनात्मक कर दे। ये हम आगे अभी समझेंगे कि कैसे धनात्मक कर देगा। ठीक है, और प्रतिस्थापन प्रभाव को आगे अभी हम देखेंगे। बस यहाँ इतना समझ लो कि तीसरी अवस्था में जिसमें आय प्रभाव की धनात्मकता इतनी अधिक है कि यह प्रतिस्थापन प्रभाव की ऋणात्मकता को न केवल समाप्त कर देता है, प्रतिस्थापन प्रभाव की निगेटिविटी को न केवल समाप्त कर देता है बल्कि इतना अधिक धनात्मक होता है कि वह मूल्य प्रभाव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो ऐसी वस्तुएं अति निकृष्ट वस्तुएं कहलाती हैं अथवा गिफेन वस्तुएं कहलाती हैं। इन वस्तुओं के संबंध में मूल्य प्रभाव पॉजिटिव हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट में हम टेक्निकल रूप में समझ सकते हैं कि जब x का मूल्य घट रहा है तो वास्तविक आय बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है, मूल्य घटेगा वास्तविक आय बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसके कारण मांग में वृद्धि हो जाएगी। हम एक वस्तु की मांग मान लिए हैं, एक्स वस्तु कल्पना की वस्तु है जिसे हम मान लिए हैं कि उसी का उपभोग कर रहा है उपभोक्ता, तो ऐसे संबंध में आय प्रभाव ऋणात्मक होगा, अर्थात ये सामान्य वस्तु हो जाएगी, सामान्य वस्तु हो जाएगी। ठीक है, अब एक दूसरी स्थिति होगी जिसमें आय एक्स का मूल्य घटता है, वास्तविक आय बढ़ती है, लेकिन एक्स की मांग कम हो जाती है। वास्तविक आय बढ़ती है लेकिन एक्स की मांग कम हो जाती है। इस स्थिति में आय प्रभाव पॉजिटिव होगा और ये होगी निकृष्ट वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा। प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जब मूल्य में परिवर्तन होता है, माना कि किसी वस्तु की कीमत में कमी हो गई, तो वह उस वस्तु को अन्य वस्तुओं के स्थान पर प्रतिस्थापित करना शुरू करता है, क्योंकि मूल्य में कमी होने के कारण उसकी आय बढ़ जाती है, वास्तविक आय बढ़ जाती है और अपने वो खर्चे को फिर से समायोजित करता है और उस वस्तु पे ज्यादा खर्चा करता है जो वस्तु पहले से अपेक्षाकृत सस्ती हो गई है। तो सस्ती हो गई है और जो अपेक्षाकृत महंगी हो गई, तो उसके स्थान पे उस वस्तु को सब्स्टिट्यूट करता है, प्रतिस्थापित करता है। तो इसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे। तो मूल्य में कमी के कारण एक प्रभाव और उत्पन्न होता है जिसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए x तथा y दो वस्तुएं हो, y के मूल्य के स्थिर रहने पर x के मूल्य में कमी हो तो x अपेक्षाकृत अधिक सस्ती हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता सापेक्षिक रूप से सस्ती वस्तु x के द्वारा सापेक्षिक वस्तु y को प्रतिस्थापित करता है। इस प्रकार x की मांग बढ़ जाती है, इसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे। ठीक है, x वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के कारण x वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से जब उपभोक्ता आय पूर्वत रखी गई हो। ठीक है, तो मूल्य में कमी के कारण प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा वस्तु की मांग में वृद्धि लाएगी। इस प्रकार यह प्रभाव हमेशा ऋणात्मक होगा। इस लटस्की प्रमेय अभी हम आगे देखेंगे के अनुसार मूल्य में आगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे के अनुसार मूल्य के परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, इन्होंने मान लिया कि वो
प्रतिस्थापन प्रभाव जो होगा वो हमेशा, यानी कि जो वस्तु सस्ती हो गई है वह ज्यादा उपभोग करेगा पहले की तुलना में। ठीक है, क्योंकि मूल्य में कमी उस वस्तु की मांग में आवश्यक रूप से वृद्धि लाएगी। ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि जिस वस्तु की, तो प्रतिस्थापन प्रभाव की एक लाइन में आप ये समझ सकते हो कि जिस वस्तु के मूल्य में कमी हुई है, प्रतिस्थापन तभी शुरू होगा। ठीक है, जिस वस्तु के मूल्य में कमी हुई है उस वस्तु का उपभोग वो अब पहले से ज्यादा करेगा, यानी कि अपने व्यय को नए सिरे से समायोजित करेगा, और जो वस्तु पहले से सस्ती हुई है उसका उपभोग वो बढ़ा देगा। तो उपभोग जब बढ़ाएगा तो जो वस्तु पहले से महंगी है उसके स्थान पे उसको प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, तो अब यदि मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न आय प्रभाव ऋणात्मक हो तथा प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक हो, तो चूंकि अब यहाँ पे ये समझ लेना जरूरी है कि स्लटस्की ने यह मान लिया कि प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, प्रतिस्थापन प्रभाव को एस ई से दिखाएंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा निगेटिव होगा। अब हम तुलना करेंगे आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव से। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे आप लोग। तो आय प्रभाव यदि ऋणात्मक है, ठीक है, जो कि सामान्य वस्तुओं के संबंध में होगा, यदि इनकम इफेक्ट निगेटिव है प्लस निगेटिव है क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो कि रहेगी ही पहले से, तो प्राइस इफेक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा, मूल्य प्रभाव ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये हम आगे अभी और डिटेल में समझेंगे, बस ये यहाँ पे ये चीज समझ लो। दूसरी स्थिति बनेगी कि आय प्रभाव चूंकि पॉजिटिव हो सकता है, इनकम इफेक्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव होगा, प्लस निगेटिव हो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो कि होगा ही। ठीक है, तो भी ऐसी स्थिति में यदि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है लेकिन निगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से कम पॉजिटिव है, यानी कि निगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा मजबूत है, तो भी प्राइस इफेक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। जाहिर सी बात है कि सब निगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अधिक होगा पॉजिटिव से, इनकम इफेक्ट से, तो प्राइस इफेक्ट ओवरऑल निगेटिव आएगा। एक नेक्स्ट स्थिति ऐसी बन सकती है कि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव इतना ज्यादा है कि निगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कम पड़ जाता है, यानी कि कमजोर पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा और मांग का नियम क्रियाशील नहीं करेगा, यानी कि उन वस्तुओं की मांग कीमत बढ़ने पर बढ़ेगी और कीमत घटने पर घटेगी। हालांकि दोनों में उल्टा संबंध होता है, सामान्य के संबंध में, सामान्य वस्तु के संबंध में, लेकिन निकृष्ट वस्तु और उसमें भी गिफन गुड्स के मामले में ऐसा होगा कि मूल्य प्रभाव क्या होगा, घनात्मक हो जाएगा। यहाँ लिखा है मूल्य प्रभाव घनात्मक होगा। तो ये किस स्थिति में होगा, इस स्थिति में होगा जब पॉजिटिव इनकम इफेक्ट इतना ज्यादा मजबूत हो जाए कि वह निगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समाप्त करते हुए प्राइस इफेक्ट को, कीमत प्रभाव को घनात्मक कर दे। ऐसी वस्तुएं गिफन वस्तुएं कहलाती हैं। तो गिफन वस्तुएं के संबंध में एक कहानी है, मैं यही बता दूं कि गिफन वस्तुएं, ब्रिटेन में एक रॉबर्ट गिफन हुए। रॉबर्ट गिफन ने क्या किया, रॉबर्ट गिफन ने ये किया कि एक प्रयोग किया, और उसने किसानों पे प्रयोग किया, गरीब किसानों पे, और उसने कहा, उनका नाम था रॉबर्ट गिफन। उन्होंने ये देखा कि अ, जो गरीब किसान है वो समांतर ब्रेड का उपयोग करता है, उपभोग में ब्रेड को खाने में उपभोग करता है, और उसकी जब आय बढ़ती है, यानी कि ब्रेड का कीमत कम होता है तो उसकी वास्तविक आय बढ़ जाएगी। तो ब्रेड का कीमत जब कम होता है तो उसके पास पैसे खर्च करने के लिए ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रेड की कीमत कम होने से वह मांस का उपभोग बढ़ा दे रहा है, ब्रेड कम खरीद रहा है और उसके पास ज्यादा पैसे बच जा रहे हैं, यानी कि कीमत कम हुई तो ब्रेड का वो खरीदारी यानी कि उपभोग कम कर दिया, और उस बचे पैसे से वो चिकन मटन खा रहा है, मतलब मांस खा रहा है। ठीक है,
तो और यदि ब्रेड की कीमत बढ़ रही है तो वो ब्रेड, चूंकि उसकी प्राइमरी गुड्स है, जरूरी वस्तु है, तो ब्रेड को खरीदने में उसका पैसा खर्च हो जा रहा है, तो ब्रेड को ही ज्यादा खरीद रहा है क्योंकि अब मांस खरीद नहीं खरीद सकता है, तो ब्रेड की ही मात्रा ज्यादा खरीद के ब्रेड का से ही अपना पेट भर रहा है। अर्थात जब कीमत बढ़ रही है ब्रेड की, तो ब्रेड की मात्रा अधिक खरीद रहा है, और जब कीमत घट रही है ब्रेड की, तो ब्रेड की मात्रा कम खरीद के, और चूंकि उसके पास पैसे ज्यादा बच रहे हैं अब, तो वो मांस का उपभोग कर रहा है। तो इसलिए इसको कहते हैं गिफन गुड्स। तो गिफन गुड्स के संबंध में मांग का नियम क्रियाशील नहीं हो रहा था, क्योंकि ये देखा गया कि मांग जब मूल्य बढ़ रहा है तो मांग भी बढ़ जा रही है ब्रेड की, और जब मूल्य घट रहा है तो मांग भी घट जा रही है ब्रेड की। लेकिन मांग का नियम, मार्शल ने ये कहा कि जब किसी वस्तु का कीमत में परिवर्तन होगा, अर्थात किसी वस्तु की कीमत में कमी होगी, तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, और किसी वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि होगी तो उस वस्तु की मांग घट जाएगी, और यही सामान्यतः पाया भी जाता है। तो ये गिफेन वस्तु के संबंध में, ये तब से हम उस वस्तु को हम गिफेन वस्तु के नाम से बोलते हैं, क्योंकि उसका खोज गिफेन ने किया, और उन्हीं के नाम पे ऐसे वस्तुओं को हम गिफेन गुड्स कहते हैं, गिफेन वस्तुएं कहते हैं। अब यहाँ पे इस कंसेप्ट को एक एट ए ग्लांस देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब मूल्य में कमी के कारण जो उत्पन्न प्रभाव है वो इस टेबल में दिखाया गया है, और इसमें वस्तु के स्वभाव को दिखाया गया, और यहाँ पे दिखाया गया है इस लाइन में, मांग का नियम क्रियाशील हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो आय प्रभाव यहाँ पे दिखाया गया है, आय प्रभाव इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बराबर प्राइस इफेक्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी हमने बताया कि जब आय प्रभाव ऋणात्मक है और प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक है, ये सामान्य वस्तु के संबंध में होगा, तो प्राइस इफेक्ट भी ऋणात्मक हो, जाहिर सी बात है, और मांग का नियम क्रियाशील होगा। अब आय प्रभाव धनात्मक होगा, मान लो निकृष्ट वस्तु आ गई, अब आय प्रभाव धनात्मक होने लगा, अर्थात वास्तविक आय में वृद्धि हो रही है, तो मांग में वृद्धि नहीं हो करके कमी हो जा रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, और प्रतिस्थापन प्रभाव तो ऋणात्मक होगा ही होगा हमेशा, लेकिन आय प्रभाव ज्यादा स्ट्रांग नहीं है प्रतिस्थापन प्रभाव से, प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा स्ट्रांग है, तो ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा प्राइस इफेक्ट वो निगेटिव आएगा। ठीक है, तो प्राइस इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा है, तो प्राइस इफेक्ट सॉरी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो निगेटिव है वो ज्यादा है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट से। ठीक है, अब एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि इनकम इफेक्ट जीरो हो, अर्थात वास्तविक आय तो बढ़ी, लेकिन उस वस्तु की ना तो उसने मांग को ना तो बढ़ाया पहले से, ना तो पहले से घटाया, अर्थात कोई चेंज नहीं हुआ, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निगेटिव है, तो भी इनकम इफेक्ट निगेटिव होगी, और ये भी कम निकृष्ट वस्तु होगा, कम निकृष्ट वस्तु होगा। ठीक है, यहाँ सारी वस्तुएं निकृष्ट होंगी, लेकिन ये दो स्थितियों में कम निकृष्ट होगा, और मांग का नियम कमजोर रूप में क्रियाशील रहेगा। एक नेक्स्ट जो अंतिम स्थिति बनेगी वो बहुत इंटरेस्टिंग स्थिति बनेगी, और वो गिफन वस्तु के संबंध में बनेगा। तो यदि आय प्रभाव धनात्मक होता है, अर्थात वास्तविक आय में कमी के कारण उसकी उस वस्तु की आ, मांग में भी कमी कर देता है, और ये पॉजिटिव आय प्रभाव कहा जाएगा इसको, और ये पॉजिटिव आय प्रभाव इतना ज्यादा है, इतना स्ट्रांग है कि वो निगेटिव आय प्रभाव से आगे निकल जाता है, से मजबूत हो जाता है, से अधिक होता है, तो निश्चित रूप से प्राइस इफेक्ट को वो धनात्मक कर देगा। और प्राइस इफेक्ट जब धनात्मक होगा तो वह वस्तु किस संबंध में होगा, वह ये एक्शन किस संबंध में होगा, वो गिफन वस्तु होगा। ठीक है, गिफन गुड्स, और यहाँ मांग का नियम क्रियाशील नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आय प्रभाव की धनात्मकता यह निर्धारित करेगी कि कोई वस्तु निकृष्ट है या नहीं, मूल्य प्रभाव की धनात्मकता स्पष्ट करेगी कि वस्तु गिफन है या नहीं। तो मूल्य प्रभाव से हम क्लियर रहेंगे कि आय प्रभाव यदि मूल्य प्रभाव निगेटिव है, ठीक है, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, वस्तु गिफन गुड्स होगा। ठीक है, गिफन गुड्स होगा, गिफन वस्तु होगी, और लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। ठीक है, काम नहीं करेगा मतलब लॉ ऑफ डिमांड जो कहता है कि कीमत कम होने पर मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी, वह काम नहीं करेगा, अर्थात कीमत घटने पर मांग घट जाएगी और कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, कीमत घटने पर मांग घट जाएगी जो कि सामान्यतः नहीं होता है, और कीमत बढ़ने पर मांग
बढ़ जाएगी। ये गिफन वस्तुओं के संबंध में होता है। ठीक है। और एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें निकृष्ट वस्तु आ, हो, और निकृष्ट वस्तुएं दो रूप में होगी। एक तो निकृष्ट कम निकृष्ट वस्तु, और एक अति निकृष्ट वस्तु। अति निकृष्ट वस्तु गिफन वस्तु कहलाएगी। ठीक है। और कम निकृष्ट वस्तु के संबंध में प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि इसमें निगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होता है, और पॉजिटिव इनकम इफेक्ट क्या होता है? कम होता है। और इसलिए प्राइस इफेक्ट क्या होगा? सॉरी, निगेटिव होगा। ठीक है। इसलिए प्राइस इफेक्ट यहाँ पे निगेटिव हो जाता है, और मांग का नियम क्रियाशील करता है। लॉ ऑफ डिमांड कार्य करता है, यानी कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ती है। तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि आय प्रभाव की घनात्मकता यह निर्धारित करेगी कि कोई वस्तु निकृष्ट है या नहीं। मूल्य प्रभाव की घनात्मकता स्पष्ट करेगी कि वस्तु गिफन है या नहीं। गिफन स्पष्ट है, गिफन वस्तुएं एक विशिष्ट प्रकार की वस्तुएं होती हैं। सभी गिफन वस्तुएं आवश्यक रूप से निकृष्ट वस्तुएं होंगी, पर सभी निकृष्ट वस्तुएं आवश्यक रूप से गिफन नहीं होंगी। यदि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी बहुत ही अच्छे से टेबल से समझाया गया है कि निकृष्ट वस्तु और गिफन वस्तु को हम कैसे कैसे अलग करेंगे, और निकृष्ट वस्तु में भी आ, कम निकृष्ट अधिक निकृष्ट वस्तुएं कैसे होंगी। तो गिफन वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं के संबंध में मूल्य प्रभाव ऋणात्मक होगा। ठीक है। केवल गिफन वस्तु के संबंध में ही मूल्य प्रभाव धनात्मक होगा। उपभोक्ता अपनी आय का बहुत ही थोड़ा सा या नगण्य भाग किसी एक वस्तु के उपभोग पर व्यय करता है, इसलिए इसके परिणाम स्वरूप आय प्रभाव कम प्रभावपूर्ण हो जाता है। इसलिए यद्यपि वस्तु निकृष्ट वस्तु की भी क्यों ना हो, सामान्यतः प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव की घनात्मकता को समाप्त कर देता है, और मांग का नियम लागू रहता है। मांग का नियम केवल एक स्थिति में ही क्रियाशील नहीं हो पाएगा, जब वस्तु गिफेन के कोटि का हो, अर्थात अति निकृष्ट वस्तु हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।